हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको द एडवेंचर ऑफ स्पेकल बैंड चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है पहला, हु वाज हेलन स्टोनर, कमेंट ऑन हर अपीयरेंस एट शर्लॉक होम्स चैम्बर। तो हेलन स्टोनर कौन थी और उनका अपीयरेंस कैसा था जब वो शर्लॉक होम्स के चैम्बर में, चैम्बर मतलब चैम्बर मीन्स रूम में, जब उनके रूम में आई थी, उनके घर में आई थी, तब उनका अपीयरेंस कैसा था, हेलन स्टोनर का अपीयरेंस कैसा था। हेलन स्टोनर वॉज द स्टेप डॉटर ऑफ डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट ऑफ स्ट्रोक मॉरन। तो हेलन स्टोनर हैं, वो थी स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी किनकी, डॉक्टर ग्रिम्सबाय रॉयलॉट, जो कि स्ट्रोक मॉरन के जो ओनर हैं। स्ट्रोक मॉरन जो है उनके घर का नाम है, उनका घर का नाम है, और उस घर के ओनर है डॉक्टर ग्रिम्सबाय, और उनकी सौतेली बेटी थी हेलन स्टोनर। शी केम टू सी होम्स रिगार्डिंग द डेथ ऑफ हर सिस्टर, और वो होम्स से मिलने के लिए इसलिए आई थी कि उसको उसकी बहन के मरने के बारे में उनसे कुछ बात करना था। When she appeared at होम्स चैम्बर, हर फेस वॉज ड्रॉन एंड ग्रे, और जब वो होम्स के चैम्बर में आई तब उनका चेहरा जो था वो ग्रे हो गया था। ग्रे हो गया मतलब फीका पड़ गया था, और ड्रॉन हो गया था। ड्रॉन होना मतलब चिंता से चिंतित दिखना, मतलब टेंस्ड दिखना। तो वो बहुत ही ड्रॉन दिख रही थी और ग्रे हो गया था उनका चेहरा। क्या चीज़ से, विथ रेस्टलेस, रेस्टलेस जो है मतलब बेचैनी से, फ्राइटेंड आइज़ भी था उनका, मतलब डरा हुआ आइज़ था, और वो शिवर कर रही थी, शिवरिंग मतलब काँप रही थी वो। हु वॉज जूलिया, हाउ हैड हर डेथ अफेक्टेड हेलन। जूलिया कौन थी और उनका उसका जो मरना कैसे हेलन को अफेक्ट करता है, प्रभाव उसके मतलब हेलन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जूलिया वॉज हेलन स्टोनर ट्विन सिस्टर, जूलिया हेलन स्टोनर की जुड़वा बहन थी, ट्विन सिस्टर थी। आफ्टर हर डेथ हेलन हैड बिकम लोनली एंड डिप्रेस्ड, और उसके मरने के बाद हेलन बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ही परेशान रहने लगी थी। बिकॉज सी हैड लॉस्ट हर ओनली कंपेनियन, क्योंकि वो अपना एक लौता जो उसका कंपेनियन था, पहले तो उसकी मम्मी का भी डेथ हो गया था, और उसकी इकलौता एक तो दोस्त था, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड था, और वो भी चला गया था उसके लाइफ से, तो वो बहुत ही अकेली और बहुत ही परेशान रहने लगी थी। शी हैड बिगन टू सस्पेक्ट दैट सम फाउल प्ले मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन हर सिस्टर डेथ। वो ऐसा सस्पेक्ट करने लगी थी, सस्पेक्ट मतलब शक करना, वो शक करने लगी थी कि उसकी बहन के मरने के पीछे कोई फाउल प्ले है। फाउल प्ले मतलब कोई क्राइम छुपा हुआ है, क्राइम मीन्स फाउल प्ले मीन्स सम क्राइम एक्टिविटी। तो उसको लग रहा था कि वो शक करने लगी थी कि उसकी बहन के मरने के पीछे कोई क्राइम छुपा हुआ है। वॉट वॉज होम्स फाइंडिंग आफ्टर हिज इंस्पेक्शन ऑफ द रूम्स ऑफ एट स्ट्रोक मॉरन। स्ट्रोक मॉरन में हर रूम को इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल, इंस्पेक्शन मीन्स जांच करना। जांच करने के बाद होम्स को क्या पता चला था। होम्स फाउंड दैट देयर वॉज एक्चुअली नो नीड ऑफ रिपेयर्स इन हेलेंस रूम। उनको जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि हेलन के रूम में रिपेयर का कोई ज़रूरत नहीं था। रिपेयर मतलब मरम्मत का कोई ज़रूरत नहीं था। सिंस द रिपेयर हैड बिगन शी हैड बीन यूजिंग हर सिस्टर रूम, और जैसे कि रिपेयर का काम स्टार्ट हो गया था और इसीलिए उसको उसके बहन के रूम में टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था, मतलब उसका अपना रूम को उसके बहन के रूम में शिफ्ट किया गया। होम्स फाउंड दैट द बेड वॉज क्लैम्प्ड टू द फ्लोर, और उस रूम में होम्स देखे कि वो जो बेड है, बिस्तर है, वो फ्लोर के साथ क्लैम्प्ड किया गया है, बंधा होके रखा हुआ है। A rope was meant to ring for the housekeeper was actually a dummy, और उसी रूम से एक ठो रस्सी गया था जो कि हाउसकीपर को बुलाने के लिए था, लेकिन वो एक्चुअली एक डमी था, एक नकली रस्सी था। मतलब एक ठो मतलब वो हाउसकीपर मीन्स नौकर के रूम में नहीं जाता था, वो एक डमी था, नकली रस्सी रखा हुआ था। इट वॉज अटैच टू ए वेंटिलेटर, और वो रस्सी जो था एक वेंटिलेटर से साथ अटैच होके था। दैट ओपन इनटू द नेक्स्ट रूम, जो कि दूसरे एक रूम में खुलता था, जबकि वेंटिलेटर यूजुअली ओपन एरिया में खुलता है, बाहर के एरिया में खुलता है, जहाँ से फ्रेश एयर अंदर आ सके।
डॉक्टर रॉयलॉट्स रूम वॉज लार्जर देन द अदर्स, और डॉक्टर रॉयलॉट का रूम बाकी सबके रूम से काफ़ी बड़ा था. होम्स ऑल्सो फाउंड ए सॉसर ऑफ मिल्क इन द डॉक्टर्स रूम, और होम्स को एक सॉसर मिला था, एक पतीला मिला था जिसमें कि मिल्क का पतीला था, जिसमें कि जो कि डॉक्टर रॉयलॉट के रूम से उनको मिला था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नंबर 4 का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड द नाइट दैट होम्स एंड वॉटसन वेयर इन हेलन सिस्टर रूम. उस रात को क्या हुआ जब होम्स और वॉटसन हेलन के सिस्टर के रूम में रुके हुए थे रात को छुप के. When Holmes and Watson were in Julia's room, they waited in dark in absolute silence. वो दोनों जब जूलिया के रूम में वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, और वो जो वहाँ पे पूरा रूम जो था एकदम डार्क था, गहरा अंधेरा था और एकदम एब्सोल्यूट साइलेंस था. मतलब एकदम पूरी तरीके से एब्सोल्यूट साइलेंस मतलब पूरी तरीके से शांत था जगह. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, दे हर्ड ए जेंटल विसल साउंड. उसके बाद विस्लिंग साउंड. थोड़ी कुछ मिनट के बाद उन लोगों को एक धीमा सा जेंटल मतलब धीमा सा एक तो विस्लिंग साउंड, सीटी का आवाज़ सुनाई दे रहा था. एंड होम्स स्प्रैंग फ्रॉम द बेड, और यही आवाज़ सुन के होम्स जंप करके बेड से उतर गए. स्ट्रक ए मैच, एक मैच को जलाए, मतलब एक तो माचिस का जो एक तो लकड़ी होता है, एक तो स्टिक होता है, उसको जलाए. एंड बिगन टू लैश फ्यूरियसली एट द डमी बेल पुल विथ हिज केन. और उसके बाद वो क्या किए, लैशिंग मीन्स मारने लगे, प्रहार करने लगे. फ्यूरियसली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगे. एट द डमी बेल रोप, जो बेल रोप जो था, बेल का जो पुल था, बेल खींचने का जो रस्सी था, उसके ऊपर जोर जोर से मारने लगे. विथ हिज केन, केन मीन्स बेथ, उनके डंडा से वो जोर जोर से बार करने लगे उस रस्सी के ऊपर. व्हेन ही स्टॉप्ड दे हर्ड ए हॉरिबल क्राई ऑफ डॉक्टर रॉयलॉट्स रूम, फ्रॉम डॉक्टर रॉयलॉट्स रूम. जैसे वो लोग रुक गए, वो थोड़ी देर बाद वो लोग सुने कि एक तो जोर से कोई क्राई किया. क्राई मीन्स यहाँ पे चिल्लाया. फ्रॉम डॉक्टर रॉयलॉट्स के रूम से ये आवाज़ आया. दे रश्ड इन टू द रूम, और वो रूम में भागे. रश्ड मीन्स भागना, भागे उनके रूम में. एंड सॉ डॉक्टर रॉयलॉट डेड इन ए चेयर, वो मतलब देखे कि जाके कि डॉक्टर रॉयलॉट जो हैं मरे पड़े हैं चेयर के ऊपर. हिज आइज स्टेयरिंग अप, और उनका आँख जो था वो ऊपर की तरफ घूरे जा रहा था. स्टेयरिंग मीन्स घूरना, घूर के दिख रहा था ऊपर में. देयर वॉज ए डेडली स्वम्प एडर अराउंड हिज हेड, और वो लोग देखे कि डॉक्टर रॉयलॉट्स के सर के चारों तरफ एक तो स्वम्प एडर नाम का एक तो डेडली स्नेक है. डेडली मीन्स बहुत ही खतरनाक स्नेक है जिसका नाम स्वम्प एडर है, वो उनके सर के चारों तरफ है. द डॉक्टर हैड बिन किल्ड बाय द वेपन ही हैड बिन ट्राइंग टू यूज़ ऑन हिज स्टेप डॉटर, वो डॉक्टर खुद ही मारा गया था उस वेपन से. वेपन मीन्स हथियार से, जो वो यूज़ कर रहा था अपनी बेटी उस स्टेप डॉटर्स को मारने के लिए. डिस्क्राइब ग्रिम्स बाय रॉयलॉट्स कैरेक्टर एंड सपोर्ट योर डिस्क्रिप्शन विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. तो आपको क्या करना है, डॉक्टर ग्रिम्स का कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब करना है और आप टेक्स्ट से कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. इन द बिगिनिंग आफ्टर हिज मैरिज टू देयर मदर, एकदम शुरू में जब उनका डॉक्टर रॉयलॉट का शादी हुआ था ये स्टोनर सिस्टर की मदर से, डॉक्टर रॉयलॉट डिड नॉट मेक मच एन इम्प्रेशन ऑन द गर्ल. उस टाइम में वो कुछ ऐसा अलग इम्प्रेशन प्रभाव नहीं दिखा रहे थे इनकी बेटियों के ऊपर. सून आफ्टर देयर मदर्स डेथ, लेकिन जैसे ही उनकी मम्मी का डेथ हो गया, ही सीम टू बिकम अ सॉर्ट ऑफ रिक्लूस. सो थोड़ा सा मतलब रिक्लूस हो गए, रिक्लूस से दिखने लगे, मतलब रिक्लूस से बिहेव करने लगे. रिक्लूस मतलब एक इंसान जो कि अकेले रहना पसंद करता है, ऐसा बिहेव करने लगे. ही शेल्डम केम आउट ऑफ हिज रूम. शेल्डम मीन्स कभी कभार, वो कभी कभार ये अपने रूम से बाहर आते थे. एंड आर्ग्यूड विथ एनीवन ही मीट, और जब भी रूम से बाहर आते थे वो झगड़ने लगते थे जो भी उनसे मिलता था. ही हैड ए फॉन्डनेस ऑफ डेंजरस एनिमल्स फ्रॉम इंडिया. उनको एक फॉन्डनेस था, फॉन्डनेस मतलब उनको बहुत एक चाहत रखते थे वो
ये डेंजरस टाइप के, बहुत ही भयानक टाइप के एनिमल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बहुत ही भयानक टाइप के एनिमल का वो शौक रखते थे। फॉन्डनेस मीन्स शौक रखना। His greed was obvious in his decision to kill both of his stepdaughter। उनका जो ग्रीड है, ग्रीड मतलब लालच, उनका लालच ये उस अच्छे तरीके से दिखता था, ऑब्वियस से दिखता था, मतलब पूरा स्पष्ट नज़र आता था। इन हिज डिसीजन, जो डिसीजन वो लिए थे, टू किल बोथ ऑफ हिज स्टेप डॉटर, ताकि वो अपनी दोनों स्टेप डॉटर को मार सके। द मैनर इन विच ही प्लान्ड टू एग्जीक्यूट द किलिंग, और जिस मैनर में, जिस तरीके से, यहाँ पे मैनर मतलब जिस तरीके से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट मतलब काम करने का वो किए थे, जिस तरीके से प्लान किए थे। किलिंग मतलब ये किलिंग का अंजाम देने का जो जिस तरीके से किए थे। विथ ए स्नैक फ्रॉम इंडिया, जो कि एक ठो मतलब स्नैक के हेल्प से, एक सांप के हेल्प से, जो कि इंडिया से लाया गया था। दैट वुड बी अनफेमिलियर इन इंग्लैंड, मतलब ये इस तरीके का था कि ये इंग्लैंड में कहीं पे भी नहीं दिखा था। टेल अस दैट ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कैलकुलेटिव, इससे पता चलता है कि वो बहुत ही चालाक और बहुत ही कैलकुलेटिव हैं। कैलकुलेटिव मीन्स बहुत सोच समझ के इंसान काम करने वाला जो इंसान होता है वो। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन में पहला सेंटेंस ये है कि ओ माई गॉड हेलन, पहला नंबर का है। ओ माई गॉड हेलन, इट वॉज द बैंड, द स्पेकल्ड बैंड। तो ये सेंटेंस में से क्वेश्चन आया है व्हेन वर द लाइन ऑटर्ड एंड बाय होम। ये लाइन कब ऑटर किया गया? ऑटर मतलब बोला गया, और कौन बोला था ये सेंटेंस को? दिस लाइन्स वेर स्पोकन बाय जूलिया, ये लाइन बोली थी, कौन बोली थी? जूलिया बोली थी। जस्ट बिफोर हर डेथ, और ये उस टाइम में बोली थी कि जस्ट उसकी थोड़ी देर, उसके मरने के थोड़ी देर पहले वो ये बात बोली थी। वॉट डिड द स्पीकर टोल्ड हेलन अबाउट दिस, और ये स्पीकर, ये जो लड़की है, क्या बोलती है हेलन को? बिफोर दिस, इसी के बाद, इसके जस्ट पहले क्या बोलती है? जूलिया हैड स्पोकन टू हेलन अबाउट अ लो, मतलब वो इसी मोमेंट के पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले वो हेलन, जूलिया जो है हेलन से बात करती है कि अबाउट ए लो क्लियर विसल दैट शी हर्ड इन हर रूम एट अराउंड 3 in the morning एवरी डे। वो बताती है अपनी बहन को कि वो एक तो धीमा सा, लो मतलब बहुत ही धीमे धीमे आवाज़ में, लेकिन क्लियर साफ आवाज़ में एक तो विसल का आवाज़ सुनती है। विसल मतलब सीटी का आवाज़ सुनती है। दैट शी हर्ड इन हर रूम, जो कि अपने रूम में सुनती हैं। एट अराउंड 3 बजे के करीब, इन द मॉर्निंग, सुबह 3 बजे के करीब वो ये आवाज़ सुनती है, हर सुबह, एवरी डे, हर दिन सुनती है ये आवाज़। वो ये बताती है वो हेलन को। वॉट वॉज द स्पीकर ट्राइंग टू कन्वे, ये बात बताते हुए जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है एक्सट्रैक्ट का, ये बताते हुए स्पीकर का बताने का मतलब क्या है? क्या वो कन्वे करना चाहती है, क्या वो बताना चाह रही हैं? शी वॉज ट्राइंग टू कन्वे दैट शी थॉट देयर वॉज समवन हु वॉज ट्राइंग टू हार्म हर। वो इस बात का बताने का मतलब ये है कि कोई है वहाँ पे कि जो उसको नुकसान, हार मतलब नुकसान पहुँचाना चाहता है, इन सम वे, किसी न किसी तरीके से। एंड दैट शी वॉज स्केयर्ड, और इसीलिए वो स्केयर्ड है मतलब डरी हुई हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में आते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है दैट इज सजेस्टिव। ये सेंटेंस से क्वेश्चन आया है, व्हाट डिड होम्स मीन बाय सजेस्टिव, होम का क्या मतलब था सजेस्टिव से? व्हाट इज़ ही रेफरिंग टू, मतलब ये पता चलता है क्या चीज़ से उनको ऐसा लगता है कि ये सजेस्टिव करता है। होम्स मीन्स दैट द फैक्ट दैट द रिपेयर्स वेर बिगन इन हेलेंस रूम व्हेन नन वेर नीडेड इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फाउल प्ले। वो ये बात इससे सजेस्टिव रखता है। व्हाट इज़ द रेफरिंग टू, वो बोलना ये चाह रहे थे कि होम्स मीन्स दैट द फैक्ट, मतलब ये फैक्ट कि रिपेयर का वेर स्टार्टेड इन बिगन इन हेलेंस रूम, जब कि हेलन के रूम में रिपेयर का काम स्टार्ट हो गया है। व्हेन देयर इज़ नो नीड, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन देयर नन वेर नीडेड, मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंडिकेट मतलब बताता है। द पॉसिबिलिटी मतलब ये बात का पॉसिबिलिटी, ये बात का श्योरिटी कि
कोई फाउल प्ले हो रहा है, मतलब कोई क्राइम होने जा रहा है। फाउल प्ले मीन्स कोई क्राइम। What prior information did Holmes acquire to build his case on? कौन सा prior information, कौन सा prior मतलब earlier inform, prior means earlier information वो लेके आए थे अपना केस को बिल्ड करने के लिए, अपना केस को मजबूत करने के लिए। कौन सा वो इन्फॉर्मेशन उनको पहला मिला था? होम्स विजिट टू द डॉक्टर्स कॉमन, जब होम्स गए थे डॉक्टर्स कॉमन में विजिट करने के लिए, हैड बीन गिवन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ डॉक्टर रॉयलॉट्स फाइनेंस। तो उस वहाँ पे जाके उनको पता चलता है कि डॉक्टर रॉयलॉट का फाइनेंस का क्या स्टेट है। What warning did होम्स इशू आफ्टर दिस? ये इंसिडेंट के बाद कौन सा वार्निंग होम्स इशू करते हैं, मतलब देते हैं, कौन सा वार्निंग देते हैं? आगाह करना जिसको बोलते हैं। क्या आगाह करते हैं? होम्स वार्नड हेलेन, वो हेलेन को वार्न करते हैं। वार्न मतलब आगाह कर देते हैं, सतर्क कर देना जिसको बोलते हैं। नॉट टू स्टे इन जूलियास रूम दैट नाइट, उस रात को जूलिया के रूम में नहीं रहने के लिए वो उनको आगाह कर देते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट में आते हैं। नंबर 3 का जो एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्ट है, आई कैन नॉट से दैट इट इज़ लाइकली वे वेरी हैविली ऑन माई कंसाइंस। तो ये सेंटेंस से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इंसिडेंट डिड इज होम्स रेफरिंग टू? ये बताते हुए होम्स कौन सा इंसिडेंट के बारे में वो बता रहे हैं? होम्स इज रेफरिंग टू हाउ ही माइट बी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर रॉयलॉट्स डेथ। ये सेंटेंस बताते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि वही इनडायरेक्टली मतलब घुमा फिरा के इनडायरेक्टली वही रिस्पॉन्सिबल है, वही डॉक्टर रॉयलॉट के मरने का। डॉक्टर रॉयलॉट के मरने के पीछे मतलब उन्हीं का ही हाथ एक्चुअली में इनडायरेक्टली वही है। क्योंकि वो सांप मतलब वो स्नेक को वो रस्सी समझ के वो स्नेक के ऊपर वार करते हैं और वो स्नेक जाके डॉक्टर रॉयलॉट को डस देता है, मार देता है, क्योंकि उसका अपना गुस्सा निकाल रहता है, क्योंकि उसके ऊपर चोट हुआ रहता है। तो इनडायरेक्टली वो उन्हीं की वजह से मर गया रहता है। Why had Holmes seemed to have developed an indifference attitude? लेकिन होम्स जो हैं वो क्यों इंडिफरेंस सा एटीट्यूड दिखाने लगते हैं? होम्स इंडिफरेंस सीम्ड फ्रॉम, होम्स का इंडिफरेंस मतलब उनका जो अलग टाइप का जो व्यवहार है, उनका जो मतलब कोई टेंशन नहीं वाला बात है, वो इसी चीज़ से पता चलता है। फ्रॉम हिज डिडक्शन दैट रॉयलॉट हैड मर्डर, फ्रॉम हिज कंक्लूजन, यहाँ पे डिडक्शन मतलब उनका कंक्लूजन, मतलब जिस तरीके से वो बताते हैं दैट डॉक्टर रॉयलॉट मर्डर हिज स्टेप डॉटर जूलिया, कि डॉक्टर रॉयलॉट अपनी स्टेप डॉटर को मार चुकी थी जूलिया को, एंड ट्राई टू किल हेलन टू, और वो हेलन को भी मारना चाह रही थी। तो इसी से उनका जो इंडिफरेंस है वो पता चलता है कि इस बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ही जिम्मेदार हैं डॉक्टर रॉयलॉट के मरने के ऊपर। डू यू एग्री विथ होम्स रिएक्शन टू द इंसिडेंट इन क्वेश्चन? वाई और वाई नॉट? तो आप बताएं मतलब एक क्वेश्चन स्टूडेंट लोगों से पूछा जा रहा है कि तुमको लगता है कि होम्स का रिएक्शन सही था इस बात के इंसिडेंट के ऊपर, और क्यों नहीं सही था कि सही नहीं था? रीज़न भी आपको देना पड़ेगा। आई एग्री विथ, सो मैं अपने हिसाब से लिखी हूँ, आई एग्री विथ होम्स रिएक्शन टू द इंसिडेंट। ये मैं एग्री करती हूँ कि होम्स का जो रिएक्शन था वो सही था ये इंसिडेंट के प्रति। एज डॉक्टर रॉयलॉट किल्ड हेलन सिस्टर, क्योंकि डॉक्टर रॉयलॉट हेलन की बहन को भी मार चुकी थी, एंड वांटेड टू किल हर, और उसको भी मारना चाह रही थी, इन ऑर्डर टू गेट देयर मदर्स वेल्थ, ताकि वो उसकी मम्मी का प्रॉपर्टी वो पूरा ले सके। सो ही डिजर्व दिस काइंड ऑफ फेट, तो वो उनके साथ जो हुआ है वो उसको डिज़र्व करते हैं, वो यही इसी के लायक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में आते हैं। तो अभी आते हैं नंबर सी, जो कि थिंक क्वेश्चन आंसर है, थिंक एंड आंसर है। पहला क्वेश्चन इसका ये है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ शर्लॉक होम्स हैव यू आर आइडेंटिफाइड आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स पता चलता है होम्स के बारे में, वो आपको लिखना है।
एंड और तो क्वेश्चन है इसके साथ भी अटैच्ड होके कि मेक अ लिस्ट एंड कंपेरेटिव विथ योर पार्टनर्स। तो ये मैं छोड़ दे रही हूँ लास्ट वाला पोर्शन। मैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स इसमें से पता चलता है उसी के बारे में आपको बता दे रही हूँ इस आंसर में। शर्लॉक होम्स इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी से पता चलता है वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के। ही इज़ प्रेजेंटेड थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ हिज फ्रेंड्स डॉक्टर वॉटसन, और वो उनके जो फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन है उनके व्यू पॉइंट से इस स्टोरी में, और बाकी सारे स्टोरी में वही नरेटर हैं डॉक्टर वॉटसन। जैसे कि मैं पहले डिस्क्राइब करते टाइम स्टोरी में बता चुकी हूँ कि डॉक्टर जॉन वॉटसन ही डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी को। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी हैं। होम्स इज ए शार्प एंड हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। एक बहुत ही चालाक और बहुत ही शार्प इंडिविजुअल है, इंसान है। ही टेक्स ग्रेट प्लेजर इन सॉल्विंग मिस्ट्रीज एंड आउटविटिंग अदर्स। उनको बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही प्लेजर मिलता है, बहुत ही आनंद आता है उनको मिस्ट्री सॉल्व करने में और दूसरों को आउटविट करने में। आउटविट मतलब दूसरों को मतलब पहले जो विटी इंसान है, जो चतुर इंसान है, उसको भी मतलब हराने में, आउटविट मीन्स उनको भी हराने में उनको बहुत मज़ा आता है। ही यूजेस लॉजिकल रीजनिंग्स टू रीच कंक्लूजन। वो कंक्लूजन में पहुंचने के लिए एंड में सब चीज़ को एंड करने के मतलब सॉल्व करने के लिए बहुत लॉजिक वाला रीज़न देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब गेसिंग गेम नहीं करते हैं, वो पूरा लॉजिकल सटीक रीज़न सामने रखते हैं जिससे कि साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। होम्स इज मैथडिकल। होम्स बहुत ही मैथडिकल है। मैथडिकल मीन्स बहुत ही मेथड्स इंसान ले के चलता है। इंटेलिजेंट है, एनालिटिकल है, बहुत ही ऑब्जर्वेंट है। सो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है जो इंसान, ऑब्जर्वेंट है, छोटा से छोटा बारीक चीज़ को भी ध्यान देता है। एंड रिजर्व इंसान मीन्स जो बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं है। इट वॉज ऑल दिस स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यही उनके जो बहुत सारे स्किल, उनके जो स्किल मीन्स खूबियाँ और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं, दैट लेड हिम टू बी नोन एज द ब्रिलियंट डिटेक्टिव एंड क्राइम सॉल्वर। जिससे कि वो उनके यही कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उनको बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ज्ञानी टाइप का डिटेक्टिव माना गया है और बहुत ही अच्छा क्राइम सॉल्वर भी माना गया है, जो कि क्राइम सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू मेट होम्स टुडे डू यू थिंक यू वुड लाइक हिम, वाई और वाई नॉट। अगर तुमको क्या लगता है कि अगर अभी के टाइम में तुम अगर होम्स से मिलते हो तो क्या तुम उनको पसंद करोगे और क्यों नहीं करोगे। वाई, यस आंसर है मेरा, यस आई वुड डेफिनेटली लाइक हिम इफ़ आई मीट हिम टुडे। मैं उनको बहुत ही डेफिनेटली ऑब्वियसली लाइक करूँगी क्योंकि बिकॉज एज ही इज़ द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव आई नो। क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट डिटेक्टिव हैं जो मैं जानती हूँ। ही हैज़ अमेजिंग स्किल इंक्लूडिंग वेरी बीइंग ऑब्जर्वेंट। उनके बहुत सारे अमेजिंग स्किल हैं जिनमें कि वो बीइंग ऑब्जर्वेंट हैं। ऑब्जर्वेंट मीन्स जो भी बारीक से बारीक चीज़ को जो देख परखता है। ऑब्जर्वेंट है, इंटेलिजेंट है एंड ग्रेट सेंस। उनका सेंस भी बहुत ही ग्रेट है। ही इज़ रियली स्मार्ट टू बी एबल टू पीस एवरीथिंग टुगेदर। वो बहुत ही स्मार्ट है जिससे कि वो क्या करते हैं, सारी छोटे से छोटे कड़ियों को वो जोड़ते हैं एंड सॉल्व द मिस्ट्री, और मिस्ट्री को सॉल्व कर देते हैं। आई लाइक हाउ शर्लॉक होम्स वर्क फॉर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज पार्टनर डॉक्टर वॉटसन। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कैसे शर्लॉक होम्स काम करते अपने लिए और उनके दोस्त के हेल्प के साथ, उनके पार्टनर के हेल्प के साथ, जो कि डॉक्टर वॉटसन है। तो फ्रेंड्स ये सारा क्वेश्चन आंसर पोर्शन हो गया। तो चलिए हम लोग जाते हैं अभी ग्रामर स्ट्रक्चर की तरफ। फ्रेंड्स ये ग्रामर का सारा क्वेश्चन आंसर है। पहले मैं ग्रामर का भी लिखी हूँ, नंबर ए और बी भी लिखा हुआ है, और उसके बाद वोकेबुलरी का भी आंसर लिखा हुआ है और पंचुएशन का भी आंसर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है वो जो राइटिंग का है उसका ये क्वेश्चन का आंसर है। आप इसमें से इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ से जो डेट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। 2018 लिखा है, उसमें आप 2022 भी कर सकते हैं। ये राइटिंग का यहाँ से नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।